हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज से हम आपके लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए जो 15 नंबर का पोर्शन है, लेबर श्रम कानून वाला जो लेबर लॉ से रिलेटेड पोर्शन है, उसकी एमसीक्यू सीरीज आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वेतन भुगतान अधिनियम या मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। इस अधिनियम के अंतर्गत जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो आज की क्लास में मैं आपको कवर कराऊंगा। लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप केवल ऐसा ना हो कि केवल एमसीक्यू पढ़ रहे हो, आप पहले इसका डिटेलिंग भी पढ़ लें और डिटेलिंग पढ़ने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा मदद करेगा। आप केवल एमसीक्यू सॉल्व करके जाएंगे तो पेपर में अगर इससे थोड़ा 19-20 क्वेश्चन हुआ तो आपसे छूट जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा पहले इसका थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि इस अधिनियम से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वो नहीं छूटेगा। तब भी मैं यहां पर पूरा प्रयास कर रहा हूं कि एमसीक्यू जो हम यहां पर कर रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। तो ये पूरा मेरा प्रयास है कि मैं आपको यहां पर जो 15 नंबर का नया एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ा है उससे आपको उस पार्ट को आपको बनाने में पेपर में कोई भी परेशानी ना हो, यही मेरी कोशिश है। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आप शेयर कर रहे हैं या आप कमेंट करके बता रहे हैं कि सर हमको अच्छा लगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, तब मैं इस पोर्शन को और आगे बढ़ाऊंगा और जो और बाकी अधिनियम है उन चीजों को भी यहां पर मैं एमसीक्यू के फॉर्म में आपको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। पेपर में जाने से पहले 2 से 3 बार जो भी यहां पर मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं देख कर जाइएगा, ताकि आप पेपर में यहां से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे छूटे ना। क्लियर है? इसके अलावा अगर आपको ये अधिनियम पूरा डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए हमारा श्रम अधिनियम का अलग से कोर्स है 399 रुपीज का, जिसमें आपकी पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आप उसको क्लास ज्वाइन करके पूरे अधिनियम पार्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लेबर इंस्पेक्टर का पूरा कोर्स ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं, नीचे आपको डिटेल दिख रही होंगी। चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 एमसीक्यू। इतने क्वेश्चन आप अच्छे से बनाइए, मैं ये वादा कर रहा हूं कि यहां से आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तो इसको अच्छे से बनाने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले जो पेपर में यहां पर मैंने क्वेश्चन नहीं लिए, लेकिन आपको बता देता हूं जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि वेतन भुगतान अधिनियम में टोटल धाराओं की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, वेतन भुगतान अधिनियम में टोटल धाराओं की संख्या 26 है। यह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह अधिनियम आपका लागू हुआ था 23 अप्रैल 1936 को। ये चीज को भी याद रखिएगा, ये दो चीजें आपको याद रखना है कि इस अधिनियम में टोटल धाराओं की संख्या है 26 और यह अधिनियम लागू कब से हुआ है? 23 अप्रैल 1936 से यह अधिनियम लागू हुआ है। इतनी चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा। अब जो है यहां पर, अब मैं इसको आगे अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। पहला क्वेश्चन है, वेतन भुगतान अधिनियम के तहत मजदूरी की परिभाषा में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है? यानी वेतन भुगतान अधिनियम में जो मजदूरी यानी पारिश्रमिक की परिभाषा दी गई है उनमें से इसमें क्या चीज जो है वो शामिल नहीं है। पहला लिखा है यात्रा भत्ता, सेकंड लिखा है भविष्य निधि में किया गया अंशदान, तीसरा लिखा है ग्रेच्युटी और फोर्थ लिखा है उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो मजदूरी की परिभाषा इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई है उसमें जो मजदूरी बताई गई है उसमें केवल पारिश्रमिक को बताया गया है। जो उसको काम करने के बदले जो वेतन मिलता है उसको ही मजदूरी कहा गया है। तो इस मजदूरी में ना तो कोई यात्रा भत्ता शामिल होता है, ना तो कोई बोनस शामिल होता है। ग्रेच्युटी का मतलब यहां पर है बोनस से, ना तो कोई बोनस शामिल होता है और ना ही अगर किसी श्रमिक का भविष्य निधि में बीमा करवाया गया है तो वो भी उसकी आपका बोल सकते हो मजदूरी में शामिल नहीं किया जाता। यानी मजदूरी में केवल उसके काम के बदले जो वेतन मिलता है उसको शामिल किया जाता है। उसमें जो मजदूर को बोनस मिलता है वो उसकी मजदूरी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। ना तो अगर उसके नाम पे कोई भविष्य निधि में पैसा जमा किया जा रहा है वो भी उसकी मजदूरी के अंतर्गत नहीं आएगा और ना ही ग्रेच्युटी यानी बोनस जो है वो भी उसकी मजदूरी के अंतर्गत नहीं आएगा और ना ही यात्रा भत्ता जो होता है वो भी उसकी मजदूरी में के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। तो इनमें से जो ऑप्शन दिया है ये तीनों ही शामिल नहीं किया जाता। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, क्योंकि यहां पर
ये तीनों जो है ये तीनों ही उसके मजदूरी में शामिल नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी देने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? यानी जो मजदूर काम करने जा रहे किसी के भी यहां, तो उसको मजदूरी देने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यहां पर पहला लिखा है कारखानों में कारखाने का प्रबंधक, तीसरा है उद्योगों में वह व्यक्ति जो वहां निरीक्षण के लिए जिम्मेदार है, तीसरा लिखा है रेलवे में काम करने वाले व्यक्ति का नियोजक, और ऑप्शन दिया है 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप क्या आंसर दे रहे हैं, मन में सोचिएगा, अंत में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो इसको डील करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर कोई व्यक्ति कारखाने में काम करने जा रहा है तो कारखाने में एक प्रबंधक की नियुक्ति की जाती है जो उस व्यक्ति को रिसीव करता है, उसको नौकरी देता है। कारखाने का मालिक उसको नौकरी नहीं देगा, जो वहां पे उसका मैनेजर होगा वो उस व्यक्ति को अपने यहां नौकरी के लिए रखेगा। तो जो व्यक्ति उस व्यक्ति को नौकरी के लिए रख रहा है तो वो उसको नौकरी और उसका मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहां पर देखिए लिखा है कारखानों में कारखाने का प्रबंधक, तो ये बिल्कुल जिम्मेदार होता है क्योंकि ये किसी व्यक्ति को नौकरी में यही रखता है। सेकंड देखिए, उद्योगों में वह व्यक्ति जो वहां निरीक्षण के लिए जिम्मेदार है, सेम उद्योगों या व्यवसाय में भी होता है। वहां पर एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो उद्योगों के मालिक रहते हैं, उनके द्वारा उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के निरीक्षण के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, और जिस व्यक्ति को निरीक्षण के लिए वहां पर व्यवसाय या उद्योग के मालिक नियुक्त करते हैं वो उस व्यक्ति को मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, रेलवे में काम करने वाले व्यक्ति का नियोजक। अगर देखें रेलवे में कोई काम ठेका देकर हो रहा है, अगर रेलवे ने किसी काम के लिए ठेका दिया है तो जो ठेकेदार होगा वही नियोजक होगा। अगर रेलवे ने किसी काम को ठेके में दिया है और ठेके में जो मजदूर काम करने आ रहा है तो जो ठेकेदार होगा वो उसको क्या करेगा? मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन अगर ये काम रेलवे के अंतर्गत ही आ रहा है और रेल प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है तो रेल प्रशासन क्या करेगा? एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो कि उस व्यक्ति को जो मजदूर है काम कर रहा है उसको मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार होगा। तो यहां पर लिखा है रेलवे में काम करने वाले व्यक्ति का नियोजक, यानी रेलवे में जिस व्यक्ति ने उसको काम में लगाया, किसी मजदूर को काम में लगाया है, तो वो ठेकेदार होगा। तो ठेकेदार जो रहेगा वो उस व्यक्ति को मजदूरी देने के लिए बाध्य होगा, यह जिम्मेदार होगा। बिल्कुल सही पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन में तीनों ही सही है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी 1 2 3 तीनों ही यहां पर सही है। ये तीनों ही मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहां पर, क्या क्वेश्चन है? इस अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता भुगतान की अवधि तय करेगा जो कि खाली स्थान से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी जो मजदूरी मिल रही है, दो मजदूरी मिलने के मध्य कितने दिन का गैप अधिकतम हो सकता है, तो वो ये क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखिएगा, जैसे कि आप खुद जॉब करने के लिए जाते होंगे तो आपको पर मंथ जॉब दिया जाता है, मतलब सैलरी दी जाती है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि उसको मजदूरी मिलने के मध्य की जो बीच की अवधि है वो किसी भी स्थिति में 1 माह से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। यानी 1 महीने में पैसा मिला, अब सेम तारीख को अगले महीने भी पैसा मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता यानी जो मालिक होगा वो, या नियोजक भी इसी को बोलते हैं, भुगतान की अवधि तय करेगा जो कि किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? वो 1 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी उसको जो मजदूरी दी जाएगी, दो मजदूरी के मिलने के बीच की अवधि 1 माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 1 माह। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर बोल रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अगर किसी कारखाने में काम करने वाले कामगारों की संख्या 1000 से ज्यादा है तो मजदूरी का भुगतान समाप्ति के कितने दिन के भीतर किया जाना अनिवार्य है। जैसे कि यहां पर तय रहता है, जैसे मैं एक एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूं, मान लेते हैं कि हर महीने की जो फर्स्ट तारीख रहती है उस दिन मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। हर महीने की फर्स्ट तारीख को मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, कारखानों में जो नियोजक रहते हैं उनके पास पैसों की कमी रहती है, तो यहां पर वो कितने दिन का गैप ले सकता है मजदूरी देने के लिए, तो वही यहां पर क्वेश्चन पूछा है। यानी यहां पर अगर पहली तारीख को उसको मजदूरी मिलती थी, तो अगर वो पहली तारीख को मजदूरी नहीं दे पा रहा है तो कितने दिन की विंडो उसको और दी जाएगी मजदूरी का भुगतान करने के लिए, अगर उसके कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की संख्या
1000 से ज्यादा हो तो कितने दिन का गैप मिलता है? 10 दिन का विंडो उसको और मिलता है। अगर वो पहली तारीख को मजदूरी नहीं दे पाता तो उसको 10 दिन का समय और दिया जाएगा कि वो मजदूरी का भुगतान कर दे। याद रखिएगा, ये तब की कंडीशन है जब कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 1000 से ज्यादा हो। तो यहां पर क्वेश्चन में 1000 से ज्यादा ही पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 10 दिन होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता कि वहां पर कामगारों की संख्या 1000 से कम है, तब मजदूरी के भुगतान करने के लिए कितने दिन की विंडो मिलती है? तब आपका आंसर होता 7 दिन की। याद रखिएगा, अगर वहां पे काम करने वाले मजदूरों की संख्या 1000 से कम है तो ऐसी स्थिति में उसको मजदूरी का भुगतान 7 दिन की विंडो के अंदर करना पड़ेगा, अगर वो 1 तारीख को उसको भुगतान नहीं कर रहा है तो एक एग्जांपल के हिसाब से। और अगर 1000 से ज्यादा है तो कितने दिन की विंडो मिलती है? 10 दिन की विंडो मिलती है। तो इसका आंसर क्या है? बी, 10 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अगर किसी कामगार को सेवाओं से निकाल दिया जाता है, अगर कोई काम करने वाला मजदूर था उसको उसकी मजदूरी से निकाल दिया जाता है यानी सेवा से मुक्त कर दिया जाता है, तो उसे मजदूरी का भुगतान सेवाओं की समाप्ति के कितने घंटे के भीतर करना होगा? अगर कोई मजदूर काम कर रहा है उसको मजदूरी से निकाल देते हैं तो उसकी मजदूरी का भुगतान कितने दिन के भीतर करना पड़ेगा? तो इसका आंसर क्या है? 2 दिन यानी 48 घंटे। 48 घंटे के भीतर अगर किसी मजदूर को उसके काम से निकाला जाता है तो 48 घंटे के भीतर उसकी जितनी भी मजदूरी बनती है उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है? 48 दिन। चलिए 48 घंटे, ठीक है, याद रखिएगा, दिन बोल दिया मैंने, 48 घंटे यानी 2 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यहां पर, इस अधिनियम के अधीन मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी में निम्न में से किस कारण से कटौती नहीं की जा सकती? यानी मजदूरों की मजदूरी में किस कारण से कटौती नहीं की जा सकती? पहला लिखा है बीमा पॉलिसी के लिए, सेकंड लिखा है काम पर ना आने की वजह से, तीसरा लिखा है यात्रा भत्ता हेतु, फोर्थ है मजदूर द्वारा दिए जाने वाले आयकर के लिए। तो अगर देखिए कोई किसी व्यक्ति का जो वेतन मिलता है तो वेतन से कुछ चीजें जो है काट के मिलता है। कब? अगर किसी मजदूर का आप बोल सकते हैं अगर किसी मजदूर ने बीमा पॉलिसी कराई है तो बीमा पॉलिसी में उसको कुछ पैसा तो जमा करना ही पड़ेगा एलआईसी के पास, तो वो बीमा पॉलिसी का जो पैसा रहता है उसको काट के उसका वेतन दे देते हैं, तो बीमा पॉलिसी में वेतन की कटौती की जा सकती है। सेकंड, काम पर ना आने की वजह से अगर कोई मजदूर जो है काम पे नहीं आ रहा तो उसके वेतन में तो कटौती करेंगे, जितने दिन काम करेगा उतने दिन की मजदूरी मिलेगी, ये भी सही है। यात्रा भत्ता हेतु, तो भाई अगर किसी मजदूर को यात्रा के लिए भेजा जाता है, कहीं काम करने के लिए यात्रा में भेजा जाता है तो यात्रा भत्ता जो है उसमें कटौती आप बोल सकते हो यात्रा भत्ता कंपनी उसको देगा, उसके वेतन से कटौती नहीं होगी। अगर किसी मजदूर को कहीं दूसरी जगह काम करने के लिए वो कंपनी भेज रही है तो कंपनी उसको ट्रेवलिंग करने का तो पैसा देगी ना, उसके वेतन से थोड़ी कटौती कर लेगी। तो इसी के लिए यहां पर यात्रा भत्ता हेतु उसके वेतन से कटौती नहीं की जा सकती। और फोर्थ है मजदूर द्वारा दिए जाने वाले आयकर, अगर किसी मजदूर की इनकम इतनी है कि वो आयकर भरता हो तो उसके आयकर की जो राशि है वो कंपनी काट के उसको देगी उसके वेतन से। तो यहां पर आपका मजदूर द्वारा दिए जाने वाले आयकर के लिए भी वेतन से कटौती हो सकता है। तो इसमें पूछा कटौती नहीं की जा सकती, तो किस कारण नहीं की जा सकती? यात्रा भत्ता हेतु उसके वेतन से कटौती नहीं की जा सकती। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस अधिनियम की धारा 8 के तहत जुर्माने के विषय में क्या सही नहीं है? इस अधिनियम की धारा 8 के तहत जुर्माने के विषय में क्या सही नहीं है? इसलिए मैंने बोला कि अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया होगा या आपने कहीं से भी इस पार्ट को पढ़ा होगा, जब तक आप अधिनियम को नहीं पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी पता चलेगा धारा 8 में क्या है। हो सकता है कि मैंने सेम पॉइंट लिख कर दिए यही पेपर में आ जाए, हो सकता है दूसरा पॉइंट लिख कर आ जाए जो मैंने यहां पर क्वेश्चन में नहीं लिया है। इसलिए आपको ये पार्ट पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका एमसीक्यू सॉल्व होगा। क्या है? इस अधिनियम की धारा 8 के तहत जुर्माने के विषय में क्या सही नहीं है? पहला, जुर्माना उस दिन लगाया माना जाएगा जिस दिन मजदूर ने गलती की है। जुर्माना किस्तों में वसूल किया जाएगा। जुर्माना किसी ऐसे कामगार में नहीं लगाया जा सकता जिसकी आयु 15 वर्ष से कम हो। उपरोक्त सभी सही हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जुर्माना जो रहता है, अगर किसी मजदूर ने जिस दिन कुछ काम में गलती की होती है जुर्माना वहीं पे लगाया जाता है, यानी उसके काम गलती करने के दिन से जुर्माना लगाया जाता है। सेकंड चीज, यानी पहला पॉइंट तो सही है।
सेकंड, जुर्माना किस्तों में वसूल किया जाएगा, बिल्कुल गलत है। जुर्माना किस्तों में कभी भी वसूल नहीं किया जाएगा, उसको एक मुश्त वसूल किया जाएगा। तो जुर्माना किस्तों में वसूल नहीं कर सकते, तो ये वाला पॉइंट गलत है। जुर्माना किसी ऐसे कामगार पर नहीं लगाया जा सकता जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है। भैया जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं वो तो वैसे ही काम नहीं कर सकते कारखानों में, तो उसके ऊपर जुर्माना आप कैसे लगा सकते हो। तो यहां पे आपका तीसरा पॉइंट भी सही है, जुर्माना किसी ऐसे कामगार में नहीं लगाया जाएगा जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है, क्योंकि वो तो काम करनी नहीं जाएगा तो कैसे उसमें जुर्माना लगा देंगे। तो यहां पर तीसरा पॉइंट भी सही है। और डी बोला उपरोक्त सभी सही है, तो भैया यहां पर जो पूछा कौन सा सही नहीं है, तो बी इसका आंसर है, जुर्माना किस्तों में वसूल नहीं किया जाता, ये आपका आंसर है भैया। ठीक है, क्योंकि बी जो लिखा है जुर्माना किस्तों में वसूल करेगा, ये गलत है, किस्तों में वसूल नहीं करते जुर्माना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यहां पर, इस अधिनियम के अधीन अगर कोई मजदूर काम करने के स्थान में किसी हड़ताल में जाकर शामिल हो जाता है तो उसकी मजदूरी अधिकतम कितने दिनों की काटी जा सकती है। अगर कोई मजदूर जो है वो काम करने के बजाय अपने कार्य के स्थल में हड़ताल में बैठ जाता है तो उसकी मजदूरी कितने दिन की काटी जा सकती है। तो सीधी सी बात है, वो जितने दिन हड़ताल में बैठेगा उतने दिन की मजदूरी कटेगी। अगर वो 2 दिन हड़ताल में बैठेगा तो 2 दिन की मजदूरी कटेगी, 4 दिन की हड़ताल में बैठेगा तो 4 दिन की मजदूरी कटेगी, 6 दिन की हड़ताल में बैठेगा तो 6 दिन की मजदूरी कटेगी, 8 दिन की हड़ताल में बैठेगा तो 8 दिन की मजदूरी कटेगी। लेकिन अगर वो 8 से ज्यादा दिनों की हड़ताल में बैठता है, यानी अगर वो 10 दिन की हड़ताल में भी बैठता है तो उसकी मजदूरी 8 दिन से ज्यादा की नहीं काटी जा सकती, उसकी मजदूरी 8 दिन से ज्यादा की नहीं काटी जा सकती। अगर वो 6 दिन बैठेगा तो 6 दिन की मजदूरी कटेगी, 8 दिन बैठेगा तो 8 दिन की मजदूरी कटेगी। लेकिन अगर वो 8 से ज्यादा दिन की हड़ताल में बैठता है तब भी उसकी मजदूरी मैक्सिमम कितने दिन की काटी जा सकती है, 8 दिन की। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, 8 दिन की मैक्सिमम मजदूरी उसकी काटी जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यानी इसमें आपको यह बताना है कि कौन सी धारा और धारा का नाम जो है या धारा के प्रावधान सुमेलित नहीं है। धारा 10 नुकसान या हानि के लिए कटौती, धारा 11 सेवाएं प्रदान करने के लिए कटौती, धारा 12 एडवांस में लिए गए पैसों के लिए कटौती, धारा 13 दिए गए ऋण की वसूली के लिए कटौती। तो धारा 10 जो है वो नुकसान या हानि के लिए कटौती ही है, धारा 11 सेवाएं प्रदान करने के लिए कटौती है, धारा 12 एडवांस में लिए गए पैसों के लिए कटौती है, और धारा 13 दिए गए ऋण की वसूली के लिए कटौती जो लिखा है ये बिल्कुल गलत है। ये जो दिए गए ऋण की वसूली के लिए जो कटौती बताई गई है वो धारा नंबर 12 क में बताई गई है, धारा नंबर 12 क में बताई गई है, ना कि धारा 13 में। तो आपका डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये वाला युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, ये प्रावधान धारा नंबर 12 क में बताया गया। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यहां पर, इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर और अभिलेखों को बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसका है। यानी रजिस्टर को मेंटेन करके रखना, अभिलेखों को बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसका है, नियोजक का, श्रमिक का, निरीक्षक का, राज्य सरकार का। तो सीधी सी बात है भाई, जिसका कारखाना है वही तो रजिस्टर मेंटेन करेगा। यानी जो जहां पे लोग काम करने जा रहे हैं जिस कारखाने में, तो जो कारखाने का नियोजक होगा, मालिक होगा, वही तो रजिस्टर को मेंटेन करके रखेगा। वो उसकी जिम्मेदारी की कितने मजदूर उसके यहाँ आ रहे हैं, वो मजदूरी कब भुगतान कर रहे हैं, सबको रजिस्टर मेंटेन करके रखे। तो इसका आंसर क्या होगा, नियोजक होगा। नियोजक का काम है, यानी मालिक का काम है कि वो क्या करे, रजिस्टर और अभिलेखों को मेंटेन करके रखे। कभी निरीक्षक जांच में आएगा तो उसको वही रजिस्टर देख के तो जांच करेगा ना, तो वो रजिस्टर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी स्वयं नियोजक की, यानी कि आप बोल सकते हो मालिक की होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्षों के डाटा की प्रविष्टि रजिस्टर में होना अनिवार्य है। जैसे कि मैंने बोला, मालिक जो है, मालिक क्या करेगा, मालिक जो करेगा वो रजिस्टर को मेंटेन करेगा। मालिक क्या करेगा, रजिस्टर को मेंटेन करके रखेगा। लेकिन रजिस्टर में कितने साल के डेटा को उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तो रजिस्टर में उसको पिछले 3 साल के डेटा को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। रजिस्टर में पिछले 3 साल के डेटा को उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। यानी उसके रजिस्टर में हमेशा पिछले 3 महीने के 3 साल के डेटा उसके रजिस्टर में हमेशा रहने चाहिए। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, सी 3 वर्ष।
उसको 3 वर्ष के डेटा को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर क्या है, सी 3 वर्ष, 3 वर्ष के डेटा को उसको मेंटेन करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन निरीक्षक की नियुक्ति करेगा? यानी निरीक्षक का काम क्या होता है? अगर किसी मजदूर के कोई कारखाना है तो कारखाने का औचक निरीक्षण के लिए जाना निरीक्षक का काम है, और निरीक्षक जाकर वहां पे रजिस्टर की जांच करता है कि किसी मजदूर के मजदूरी में कटौती तो नहीं की गई है, किसी मजदूर के साथ शोषण तो नहीं हो रहा है। ये सब जांच कौन करेगा? निरीक्षक करेगा। तो निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन है। पहला लिखा है राज्य सरकार, दूसरा लिखा है केंद्र सरकार, तीसरा लिखा है समुचित सरकार, और चौथा लिखा है उपरोक्त सभी। तो समुचित सरकार का मतलब होता है केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य के स्तर पर राज्य सरकार, यह समुचित सरकार का मतलब होता है। लेकिन अगर पूछा जाए निरीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, तो निरीक्षक की नियुक्ति राज्य सरकार करती है इस अधिनियम के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, इस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षकों की नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है यहां पर, इस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षक को क्या माना जाएगा? इस अधिनियम के अंतर्गत जो निरीक्षक है उसको क्या माना जाता है? सिविल जज, सेशन जज, न्यायिक दंडाधिकारी या लोक सेवक? तो याद रखिएगा, आपका जो मजदूरी भुगतान अधिनियम या वेतन भुगतान अधिनियम के अंतर्गत जो निरीक्षक की नियुक्ति राज्य सरकार करती है उसको लोक सेवक माना जाता है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। उसको क्या माना जाता है? पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। इसको याद रखिएगा कि जो निरीक्षक की नियुक्ति होती है वो निरीक्षक को क्या माना जाएगा? उस निरीक्षक को लोक सेवक माना जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है यहां पर, इस अधिनियम के अंतर्गत अगर किसी मजदूर की मजदूरी में कटौती की जाती है तो वह कटौती के कितने दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के पास अपील कर सकता है? अगर इस अधिनियम के अंतर्गत किसी मजदूर की मजदूरी में कटौती कर देता है मालिक, तो मजदूर कितने दिन के भीतर उसकी अपील जाकर कर सकता है अधिकारी के पास, जो इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार नियुक्त करती है? ऑप्शन दिया 10 दिन के भीतर, 20 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो मजदूर की मजदूरी में कटौती की जाती है उसकी अपील वो 1 साल के भीतर, उसकी अपील वो 1 साल के भीतर कर सकता है। कहां पे जाकर? वो कर सकता है अधिकारी के पास जाकर। तो इसका आंसर एबीसी ने डी होगा, 1 साल के भीतर वो जाकर अपील कर सकता है अधिकारी के पास, जिस दिन उसकी मजदूरी काटी गई है वहां से 1 साल के भीतर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है यहां पर कि इस अधिनियम के अंतर्गत अगर किसी मजदूर की अपील अधिकारी द्वारा खारिज कर दी जाती है तो वह इस फैसले के विरुद्ध कहां अपील कर सकता है? जैसे कि मैंने बताया, किसी मजदूर के मजदूरी में कटौती की जाती है तो वह 1 साल के भीतर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के पास अपील करता है। अगर अधिकारी मजदूर की जो अपील है उसको खारिज कर देता है तो ऐसी स्थिति में मजदूर अब और कहां अपील कर सकता है? तो अगर अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध, जो निर्णय आएगा अधिकारी को, उसके विरुद्ध जाकर जो मजदूर है वो कहां पे अपील कर सकता है? जिला न्यायालय के पास जाकर अपील कर सकता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जिला न्यायालय के पास वो अपील कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत, इस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी को निम्न में से क्या शक्ति प्राप्त है? यानी इस अधिनियम के अंतर्गत जो राज्य सरकार अधिकारी नियुक्त कर रही है तो उसको क्या पावर प्राप्त है? तो वो अधिकारी के पास वो सभी पावर होती है जो किसी सिविल न्यायालय के जज के पास होती है। जैसे कि वो किसी को जांच करने का आदेश दे सकता है, जांच करते समय वो किसी को रजिस्टर पेश करने के लिए बोल सकता है, यानी जो मालिक है कारखाने का उसको रजिस्टर पेश करने के लिए बोल सकता है, किसी को गवाही देने के लिए बुला सकता है। तो ये सब पावर किसकी होती है? सिविल न्यायालय के जज की होती है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो अधिकारी बैठा उसके पास वो सभी पावर होती है जो किसी सिविल न्यायालय के जज के पास होती है। यानी वो किसी भी व्यक्ति को अपने पास गवाही देने के लिए बुला सकता है, किसी भी रजिस्टर को मंगा सकता है जांच करने के लिए। सब सिविल न्यायालय के जज की पावर होती है जो इसके पास भी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है यहां पर, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार है लेकिन वह नियमों का उल्लंघन कर मजदूरी समय पर नहीं देता तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
जैसे कि मैंने बताया, मजदूरी देने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो मैं सरल भाषा में बोलूं तो मालिक जिम्मेदार है। जो मालिक है वो तो मजदूर को मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अगर मालिक जो है वो मजदूर को मजदूरी सही समय में नहीं देता तो उसके ऊपर कितने रुपए का जुर्माना लग सकता है, तो जुर्माना लग सकता है इसके ऊपर 200 से लेकर 1000 रुपए का, 200 से लेकर 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है, 200 से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी देने वाले व्यक्ति पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है यदि वह, यानी मजदूरी देने वाले पर यानी मालिक पर कब 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, यदि वह क्या काम करे तो उसके ऊपर 500 का जुर्माना लग सकता है। पहला, मजदूरी देने का समय निर्धारित नहीं करता, यानी जो मैंने बताया था 1 माह के भीतर उसको मजदूरी देना है, लेकिन ये समय निर्धारित नहीं कर रहा है। निर्धारित समय में मजदूरी का भुगतान नहीं करता, जो मजदूरी का समय तय है उसमें मजदूरी का भुगतान नहीं करता। तीसरा, इस अधिनियम की मुख्य बातों को प्रादेशिक भाषा में कार्यस्थल पर प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि इस अधिनियम में बोला गया कि इस अधिनियम के जो भी प्रावधान है वो कारखाने में प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि मजदूरों को उनके अधिकार के बारे में पता चल सके। अगर कोई मालिक ऐसा नहीं करता तो उसके ऊपर आप बोल सकते हो 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। तो इसमें लिखी हुई तीनों बातें अगर नहीं करता तो उसके ऊपर 500 का जुर्माना लग सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। अगर ये इन चीजों को नहीं मानता मालिक तो उसको 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 19 है, मजदूर की मृत्यु होने पर मजदूरी का भुगतान निम्न में से किसे किया जाएगा। अगर किसी मजदूर की मृत्यु हो जा रही है तो उसकी मजदूरी का भुगतान किसे करेंगे। पहला है मजदूर द्वारा नामित व्यक्ति को, सेकंड है राशि अधिकारी के पास जमा की जाएगी, सी है ए या बी में से एक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर मजदूर क्या करता है, जब भी वो मजदूरी करने जाता है, काम में लगता है, तो वहां पर वो एक व्यक्ति को नामित करता है कि अगर मेरी मृत्यु होती है या मेरे को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो मेरा जो मजदूरी का राशि होगा वो इस नामित व्यक्ति को दे दिया जाए। लेकिन अगर मजदूर ने कोई भी नामित व्यक्ति का नाम वहां पर नहीं लिखा है, यानी किसी को भी नामित नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में जो उसकी मजदूरी का पैसा रहता है वो इस अधिनियम के अंतर्गत जो अधिकारी नियुक्त होता है उसके पास जमा कर दिया जाता है। तो अगर यहां पर किसी मजदूर की मृत्यु होती है तो या तो वो अगर नामित किया होगा किसी को तो उसको राशि मिल जाएगी, अगर वो नामित नहीं किया होगा तो राशि अधिकारी के पास जमा हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ए या बी में से एक यानी सी, ये दोनों में से कोई एक चीज होगी, जो भी हो जाए। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, और आखिरी क्वेश्चन है ये आज का। क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। चलिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, मजदूरी में की गई कटौती या दिए जाने में हुई देरी के लिए विवाद की सुनवाई हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी निम्न में से कौन से क्षेत्र का नहीं होना चाहिए। यानी जो राज्य सरकार अधिकारी की नियुक्ति करती है इस अधिनियम के अंतर्गत, वो इनमें से कौन से क्षेत्र का नहीं होना चाहिए। पहला, श्रम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, औद्योगिक अधिकरण का अधिकारी नहीं होना चाहिए, कर्मकार प्रतिकर आयुक्त नहीं होना चाहिए, या श्रम कल्याण मंडल का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। तो देखिए जो यहां पर अधिकारी की नियुक्ति की जाती है वो या तो श्रम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, अगर वो श्रम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है तो औद्योगिक अधिकरण, कोई भी औद्योगिक अधिकरण का अधिकारी होना चाहिए, अगर वो औद्योगिक अधिकरण का अधिकारी नहीं है तो वो किसी कर्मकार प्रतिकर का आयुक्त होना चाहिए, अगर वो भी नहीं है तो वो किसी जिला न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, वो किसी जिला न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। यानी 4 ऑप्शन मिलते हैं। क्या 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है कि वो या तो जिला न्यायालय का न्यायाधीश हो, या किसी श्रम न्यायालय का न्यायाधीश हो, या वो औद्योगिक अधिकरण का कोई अधिकारी हो, या वो कर्मकार प्रतिकर आयुक्त हो। ये 4 में से ही किसी एक व्यक्ति को राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकारी नियुक्त करती है। तो यहां पर लिखा श्रम कल्याण मंडल का अध्यक्ष हो, ये वाला बिल्कुल गलत पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि यहां पर लिखा है कौन से क्षेत्र का नहीं होना चाहिए, तो किस क्षेत्र का नहीं होना चाहिए, श्रम कल्याण मंडल का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। तो ये आपका टोटल आपका क्या हो गया, 20 क्वेश्चन हो गया। और इस अधिनियम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो पूरे अधिनियम वाइज हर धारा से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमने यहां पर कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आप देखें डायरेक्ट इस एमसीक्यू को बनाने आए हैं तो आपको रटना पड़ेगा चीजें। अगर आप डायरेक्ट इस एमसीक्यू को बनाने आए हैं तो आपको चीजें रटना पड़ेगा। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि या तो आप जो है पूरे श्रम अधिनियम को पढ़ के आए तब एमसीक्यू सॉल्व करें, तो आपको और ज्यादा बेनिफिट देगा। अगर आपको लगता है कि कहीं और से पढ़ने में दिक्कत हो रही है, हमारा कोर्स है आप 399 का, अगर आपको केवल श्रम अधिनियम पढ़ना है तो आप 399 में श्रम अधिनियम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप उसके बाद ये एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा मदद मिलेगा। अगर आप चाहते हैं आप खुद में सेल्फ स्टडी करके इसका क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन आप जब तक इसको बिना पढ़े यहां पर आएंगे तो रटने वाली बातें हो जाएंगी, यानी चीजें आपको फिर रट के यहां पर आंसर देना पड़ रहा होगा। और यही रटी रटाई चीज आप पढ़ के जाएंगे, अगर पेपर में ये क्वेश्चन सेम आ गया तो आपके लिए भला हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे दे दिया तो आपको फिर याद नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर हम वो चीज पढ़े नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप अधिनियम को प्रॉपर पढ़ के आए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोर्स ज्वाइन करके उसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 दिन की बात है, अगर आप उसमें मेहनत करते हैं 15 नंबर आप लेकर जाएंगे श्रम अधिनियम के पार्ट का, क्योंकि यही 15 नंबर जो रहेगा ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। क्योंकि बाकी जीएस पोर्शन या रीजनिंग का पार्ट या हिंदी इंग्लिश जो भी पार्ट है वो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन अभी सबका वीक है, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे तो आप 15 नंबर उनसे आगे बढ़ेंगे और वही नंबर आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं जो भी चीजें मैंने आपको बताई आपको समझ आई होगी। अगर आप और ऐसे एमसीक्यू वीडियो चाहते हैं तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आप कितना इसमें और क्लास चाहते हैं कि नहीं। आपकी राय के ऊपर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो या मेरी मेहनत आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।